ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो मजदूर हैं उनके लिए, किसान के लिए, तीनों के लिए इस बात के प्रावधान किया है। बिल्कुल किया गया है और ये कहीं ना कहीं उनके लिए अगर कहें बूस्टअप करने के लिए एक है कि अगर आपको सोशल सिक्योरिटी जो हमेशा एक लंबे समय से चलती थी, ये व्यापारी कमा के देता है, टैक्स भी देता है, पर कहीं भी उसको सरकार की तरफ से उसके बाद में अगर वो काम नहीं कर पाए तो उसको वो नहीं मिल सकता है। तो एक अगर जो 3,000 की पेंशन के लिए कहा है, एक अच्छा स्वागत योग्य कदम है। बट अभी भी हम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारे को उम्मीद है कि हमारे सेंटिमेंट्स जो हैं, सेंटिमेंट्स को हिंदुस्तान के अंदर बूम करने की जरूरत है, जिससे व्यापार उद्योग जगत को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिले। आरपी विजय साहब भाजपा नेता भी हैं, सीए भी हैं। विजय साहब, बजट अच्छा है, जो बजट की बारीकियां समझते हैं। बस एक जो बात आ रही है सामने, ये पता नहीं अब तक के जो बजट रहे हैं उनसे विश्वास जताने की सबसे बड़ी बात है कि विश्वास हो नहीं पा रहा लोगों को। जैसे भी अजय अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि सिंगल विंडो को बहुत अच्छे से लोग जानते हैं और अभी 59 मिनट में आप क्लियरेंस की जो बात कर रहे हैं, तो ये कैसे कर पाएंगे? एक भरोसे की बात है, भरोसा नहीं कर पा रहा व्यापारी अभी। देखो, भरोसे की बात है, जहां मोदी जी बात करते हैं, आपने देखा होगा नैनो का जो प्रोजेक्ट था वो किस तरीके से बंगाल से गुजरात गया था। उस समय वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और किस आधार पे आज आप रतन टाटा जी से पूछेगा कि वो भरोसा करके उनके ऊपर गए और उस भरोसे पे बिल्कुल खरा उतरे। और जो सिंगल विंडो स्कीम है, मैं नहीं जानता बाकी अपने राजस्थान में क्या पोजीशन है, यहाँ पे सिंगल विंडो कह रखा है बट सिंगल विंडो काम नहीं करता है। चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार आज है, बट वो चीजें नहीं थी। बट अगर सही मायने में, क्योंकि हमने कोई प्रोजेक्ट वहां पर भी देखे हैं, वहां पे लैंड अलॉटमेंट होता है तो सिंगल डे में होता है, नेक्स्ट डे आपको पट्टा मिल जाता है। तो अगर वो काम वहां कर सकते हैं, और वही मशीनरी आज, तो आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, और जब ये सेंट्रल का यूनियन का बजट है तो वहां पे जो भी काम उन्होंने किया है वो धरातल पे लेके आएंगे, ये विश्वास करने लायक अपन को एक आधार बनता है। दूसरी चीज, आज जो भी वो कह रहे हैं डेफिनेटली उनका विजन हमेशा से, आपने देखा होगा कि जब 2014 का चुनाव लड़ा था तभी 2022 की बात करते थे। वो लंबे विजन के आदमी है और वो लॉन्ग टर्म, वो शॉर्ट टर्म कभी भी नहीं देखते कि आज मेरे को सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए मेरे को कोई अच्छी सी प्लानिंग लानी है या मेरे को वोट कैचर बनना है, वो काम वो नहीं करते। वो हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 22 साल का 2022 और 2024 की बात करी है इस बजट के अंदर निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये विजन सिर्फ मोदी जी का है, तो मोदी जी के विजन को उन्होंने इस पर ढाला है। आज बात कर रहे हैं वो 2030 तक की बात कर रहे हैं रेलवे के अंदर। तो ये बड़ा लंबा विजन है और लंबा विजन लेके चलते, तो इसलिए विश्वास किया जा सकेगा। क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं कि अगले बार सरकार कोई बीजेपी की आएगी, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता। बट उनका विजन ये लग रहा है कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, और देश के लिए जो आदमी काम करता है वो छोटे काम नहीं करता है, और उन पर विश्वास किया जा सकता है। मैं एक बात जानना चाहूंगा सर, यहाँ पे रेलवे को बहुत अच्छी बात है कि रेलवे का जिक्र अच्छे से किया है, क्योंकि बजट अब समग्र हो गया तो बहुत ज्यादा देर तक किसी को इतना समय नहीं दे पाते। रेलवे की मोदी साहब का कहना था कि 175 योजनाएं करीब 45 साल से लंबित हैं, 175 प्लानिंग्स, तो 50 लाख करोड़ का जो निवेश की बात कर रहे हैं, ये कुछ नई योजनाओं पे है या वास्तव में पुरानी जो योजना है उसको बाहर लाने की आवश्यकता है? बेसिकली क्या है इसमें, पुरानी योजनाओं का मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि जैसे अपने राजस्थान की 2 योजनाएं, एक पे 213 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, एक पे 165 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। तो अगर 5 साल 10 साल उन पटरियों को यूं पटक दिया जाए, कहीं की भी हो जाए, गवर्नमेंट बदलने के साथ में वहां पे ब्रेक लग जाता है। तो मेरे ख्याल में कि नेशनल कैपिटल को आप कहीं पे लगा चुके हो, अगर वो रोका जाता है तो उसका नुकसान है सरकार को भी, आम जन को भी। योगेंद्र जी 2030 तक उन्होंने 50 लाख करोड़ का निवेश किया, 2030 तक, 12 साल का है, 18 से 30 तक में 12 साल लाख करोड़ रुपए। उसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को भी पार्टिसिपेशन देंगे, ये भी है। इस साल के बजट में उन्होंने 55,000 करोड़ की जगह 68,000 करोड़ का, 68,000 करोड़ का रेलवे को दिया। बिल्कुल 13,000 करोड़ का एक उसमें इजाफा किया। योगेंद्र जी, आप सभी को पता है कि मोदी जी ने कभी भी, अभी जो 5 साल पिछले हो गए हैं, उन्होंने कोई नई घोषणाएं नहीं करी। रेलवे वो कहते हैं कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनको हम कंप्लीट कर लें, हमारी आधारभूत सुविधाएं जो हमारे पैसेंजर्स को चाहिए वो हम कंप्लीट कर सकें। किस तरीके से हम इसमें सुधार कर सकते हैं, अगर आपको पता हो तो अभी लेटेस्ट इन्होंने क्या किया है, जो 5,000 ट्रेनों के अंदर इन्होंने जो झटका लगता था, कहीं पर भी अपन चलते थे, ब्रेक लगते थे, वो सब सिस्टम खत्म कर दिया गया है। तो ये बेसिक आधारभूत जो सुविधाएं हैं रेलवे के अंदर जो एक आम आदमी को मिलनी चाहिए, उनके ऊपर जोर दे रहे हैं। और अगर आपने देखा होगा आज की तारीख में हम बिल्कुल 8 पार ग्लोबली, मतलब हम नहीं है बट उस तरफ बढ़ रहे हैं। और धीरे धीरे बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, बट बुलेट ट्रेन में टाइम लगेगा,
बट हाँ, एक इसमें विजन मैंने जिक्र भी नहीं किया उसका आपकी। नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी जिक्र क्या, वो तो एक प्रोजेक्ट चल रहा है ऑलरेडी, बॉम्बे अहमदाबाद वाला, वो जो चल रहा है वो चलेगा अभी तो। उसके अलावा मेट्रो के लिए आपको बात है, मेट्रो में काफी 257 किलोमीटर उन्होंने एक्स्ट्रा इस बार का रखा है प्रोजेक्ट में, और कुल मिला के 687 करोड़ किलोमीटर अब तक, 657 या 657 किलोमीटर का अब तक हो चुका है। तो अच्छी प्रोग्रेस है। 250 किलोमीटर अगर ये प्रोविजन लेके चल रहे हैं मेट्रो के अंदर। बजट को कोई खारिज नहीं कर रहा, बजट की सब तारीफ कर रहे हैं। नहीं, बजट बहुत संतुलित है और बजट बहुत अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी बात मैंने जैसे आपसे कहा भी कि भरोसे की बात है, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं लोग कि भरोसा कैसे किया जाए। या तो हो सकता है अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा केवल मोदी साहब का नहीं, इससे पहले की गवर्नमेंट्स का भी भरोसा, व्यापारी हो चाहे दूसरा वर्ग हो, टूटता है कि घोषणाएं तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन रेशो कितना है और उसकी मॉनिटरिंग हो पाती है कि नहीं हो पाती है, कि हाँ हमने अनाउंसमेंट किया था, हमारे यहां से पैसा भी जा रहा है, ये लगा कि नहीं लगा, और वहां हालात क्या है, ये देखने वाली बात होती है। विजय साहब, बजट हमेशा अच्छा होता है और अभी भी अच्छा ही बताया जा रहा है। योगेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो विश्वास आपको एक्चुअली जब काम करता है आदमी, अभी आपको किसानों के लिए जो उन्होंने 6,000 रुपए की घोषणा कर दी, 2,000 रुपए हर बार देंगे 3 बार में, तो वो जो किया वो करके दिखाया है। और यही चीज अभी जो आपके ट्रेडर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, पेंशन वाले हैं, उनको कम से कम 3,000 रुपए महीने का आपको भत्ता मिलेगा। इसके अलावा जो आपके क्या बोलते हैं रोजगार वाले हैं, कुशल श्रमिक जो लेबर है, जिनको कभी भी 60 साल के बाद में पेंशन नहीं मिलती थी, उनके लिए भी प्रोविजन किया है। तो 3 करोड़ आदमी उसमें भी एक्चुअली उससे बेनिफिट मिलेगा उनको। तो भरोसा करने लायक चीज तो एक्चुअली क्या होता है कि अब ये पहला बजट है, पहले वाले जो बजट है उनसे अगर आप कंपेयर करेंगे तो धरातल पे चीजें उतरी है। एक ही बार में मेरे आज तक वो भी मेरे समझ में नहीं आ रही, 45 साल का कहते हैं बेरोजगारी का सबसे ज्यादा आंकड़ा 45 साल पर। मैं कहता हूं कि इतने रोजगार सर्जन हुए थे, आज अगर आपके हाईवे बन गए हैं, आपके एयरपोर्ट बने हैं। विजय साहब, एक छोटा सा सवाल है मेरा, एक ये आरोप लगातार बीजेपी पे लग रहे हैं, ये कोई इंसिडेंट ही कहूंगा मैं, कि उर्जित पटेल ऐसे मौके पे अपना एक यूएस में बयान जारी दिया उन्होंने कि यूनिवर्सिटी के अंदर जब बजट आने वाला था उसके एक दिन पहले उन्होंने सीधी उंगली उठाई कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, लेकिन फैब्रिकेटेड आंकड़े नहीं जनता के सामने लाना चाहिए, इससे भ्रम पैदा होता है। ये कहीं ना कहीं सारा सरकार पे रहा, सीधा सीधा फैब्रिकेशन। देखो मैं आपको आज की तारीख में इतनी ट्रांसपेरेंसी के बाद में अगर कोई फैब्रिकेशन की बात करता है तो वो गलत बात करता है। जो खुद आरबीआई के गवर्नर रह के गए हैं, अगर वो ये बात करते हैं तो इसका मतलब वो उसके पार्ट थे क्या? तो उन्होंने को उस समय बोलना चाहिए था जब वो उस समय सत्ता में थे, उस समय जब वो आरबीआई के गवर्नर थे, काबिज थे। इसी वजह से उनको डिसीजन लेना पड़ा। नहीं, डिसीजन नहीं है, मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, आज की तारीख में मैं कहता हूं सुब्रमण्यम जी भी यही कर रहे थे, इकोनॉमिक एडवाइजर थे, वो भी यही बात कह के गए। पर जब वो यहां पोस्ट पे थे जब क्यों नहीं कहते? अगर भाई मोदी जी ने कोई बांध तो नहीं रखा है किसी को, वो छोड़ के गए वो किसी भी आज की तारीख में वो कोई आईएएस तो है नहीं। चले खैर, मैं आज की तारीख में हम भटक जाएंगे, हम केवल बजट पे आना चाहेंगे, बजट पे, क्योंकि हम इससे डाइवर्ट हो जाएंगे। क्योंकि फैब्रिकेशन की बात तो मैंने इस वजह से उठाई कि आपने कहा कि 45 साल में बेरोजगारी बढ़ी है। ये मैं इसलिए मानता हूं कि सब इतना काम हुआ, इसके अलावा ये आज बिना एम्प्लॉयमेंट के नहीं हो सकता था। तो ये फिगर मेरे को चर्चा जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। निर्मला सीतारमण जी के बजट में किसकी क्या रिएक्शन है? चलिए अमीन कायम खानी जी के पास एक बार फिर मैं चलना चाहूंगा। अमीन साहब, हम जो बात कर रहे थे, कुछ ऐसा माना जा सकता है पहला बजट हम वर्षों से देखे आ रहे हैं, पब्लिक को बहुत ज्यादा वो नहीं रहता है, सिर्फ ये देखते हैं कि हाँ लॉन्ग टर्म विकास की तस्वीर क्या सामने आ रही है, क्योंकि चुनाव के साल का बजट और पहले बजट में काफी अंतर होता है। तो इस बजट में यह तो देखा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म सोच एक, तो भरोसा किया जा सकता है कि हाँ वो कभी धरातल पे उतरेगी। देखिए सर, इस बार चूंकि एक आश्चर्यचकित रिजल्ट भी आया था चुनाव का, ये पहला बजट जो है ना, वैसे तो चुनावी बजट आखिरी बजट होता है, कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेसी सरकार भी हो, 70 साल से होता है कि 4 साल तक कुछ ही नहीं देता है और आखिरी साल में इतनी बहुत सारी घोषणाएं कर दी जाती है और उसके अंदर शब्दों का मायाजाल और गणितीय जादू, ये भी बहुत
देखने को मिलता है। क्योंकि इस बार का जो इलेक्शन था, उस इलेक्शन के अंदर पब्लिक ने जिस तरह से देश के अंदर पूर्ण बहुमत से मोदी जी के नेतृत्व दूसरी पारी में उसमें भी इजाफा किया है, तो लोगों की अपेक्षा ही बढ़ी कि भाई सरकार मोदी जी अब कुछ ना कुछ जादुए बजट पेश करेंगे या कुछ गणितीय मतलब अच्छा लुभाने वाला बजट देंगे। उस उम्मीद से तो मिडिल क्लास का और जैसी व्यापारी वर्ग की बात आती है, भाई हमें तो ये कि देखने मिल रहा है कि व्यापारी परेशान, मिडिल क्लास परेशान और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला तो बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार का विजन रहता है, इलेक्शन के टाइम जो वादे किए थे या इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, चुनावी घोषणाओं में जो चुनावी सभाएं होती थी उसमें जो कमिटमेंट किए थे, क्या आपने समाज की उस अंतिम छोर के व्यक्ति को टच किया क्या? देखिए पूरे देश के अंदर आज जिस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर है, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, मतलब इनका आज भी ये जो बजट है, इस बजट के अंदर एक चीज देखने मिल रही है कि आपने एम्प्लॉयमेंट की बात देखोगे तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार के ऊपर कोई ज्यादा आपने घोषणाएं नहीं। ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहे तो वो ट्रेडिंग बेचारा धड़ी ठेले वाला ट्रेडिंग नहीं बढ़ रहा है, जो परचूनी की दुकान कर रखी है घर पे उसके ट्रेड को बढ़ावा देने की बात नहीं आ रही है। ट्रेडिंग के अंदर भी कॉर्पोरेट को बढ़ावा दे रहे हो आप। आपके देखो बीएसएनएल वाली बात आ रही है, भाई सरकारी कंपनी थी बीएसएनएल, सरकार की कर्मचारी, और बीएसएनएल सेकंडों में पैसे कमाया करते थे। लाइटनिंग कॉल बुक कराते थे, अर्जेंट कॉल बुक कराते थे। इतनी हाईटेक हो गई टेक्नोलॉजी, लेकिन वो हाईटेक को साथ में हाईजेक भी हो गई टेक्नोलॉजी कि वो सिर्फ और सिर्फ जियो के हाथ में रहेगा। पूरा कमांड आज संसार का जो है कम्युनिकेशन का, वो एक वन मैन शो बन के रह गया। इंडिया संसार का तो नहीं, खैर कंपनियां हैं इंडिया का, इन इंडिया तो भाई ऐसा क्या है, आप या संसार का जो साधन है, बेसिक जो फंडामेंटल है या फाउंडेशन है, वो बीएसएनएल का है। भारत का डाक और दूरसंचार विभाग एक था, उनको दो को तोड़ा आपने। आइए आपकी ट्रेडिंग को बढ़ावा देने की बात करो तो ट्रेडिंग में भी आपने एक जो पोस्ट कार्ड अंतर्देशीय लिफाफे, पोस्ट ऑफिस, चलो बीएसएनएल घाटे में आया, पोस्ट ऑफिस भी घाटे में आ गया। आपने वो ट्रेड ये सब बढ़ा दिया। तो मतलब ये है कि आपको जो घराने वाले हैं, सरकार को चलाने वाले, या सरकार की जो इलेक्शन के टाइम जिन्होंने फंडिंग की होगी, जो बजट में इसमें चुनाव के अंदर मदद, लेकिन कायम खान साहब इसका कोई रिफ्लेक्शन बजट में नहीं है। आप कह रहे हैं कि जिन्होंने मोटा पैसा दिया, देखिए रिफ्लेक्शन पूंजीपति के लिए तो आप इसमें देखिए, आप टैक्स बढ़ाया है उसके, तो उसमें कहां राहत की बात कर रहे हैं? सर टैक्स तो बढ़ाओ ना, वो टैक्स बढ़ा करके भी मतलब बहुत ज्यादा कमाएंगे। मतलब मिडिल क्लास और जो लोअर तबका है, रिबेट की बात आई, आम कर्मचारी की बात है। कर्मचारी पहले एक बार वो बीच में जुमला आ गया था कि 5 लाख रुपए इनकम टैक्स से वो रिबेट में छूट पे, उसको अगर कैलकुलेशन करा ना, तो मैं एक मिडिल क्लास का कर्मचारी एम्प्लॉय हूं, मुझे तो वही टैक्स देना पड़ा था जो आज के 2 साल पहले या 1 साल पहले देना पड़ा था। और अभी भी एक बहुत बड़ी उम्मीद थी, आम वोटर की उम्मीद थी, हम भी एक आम शहरी आम नागरिक होने के नाते हमने वोट किया था, तो हमें एक उम्मीद थी कि यार कम से कम टैक्स में रिबेट मिलेगी। मैं वापस आऊंगा आपके पास में एक बार। हाँ नहीं, मैं आप जो बात बता रहे हैं 5 लाख रुपए तक का, वो सिर्फ जहां तक इनकम अगर 5 लाख रुपए तक की है, सिर्फ वो बेनिफिट उसको मिलेगा। अगर आपका 5,10,000 हो गया तो बेनिफिट आपके हाथ से चला गया। तो ये स्पेशली ना, ये वर्ष नहीं, ये जुमला नहीं है सर, ये एक्ट में लिखा हुआ है और अच्छे तरीके से सबको पता है। बट अगर अपन जानबूझ करके अपन उस बात को फैलाएं, क्लियर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहा यह जाता है कि अगर किसी की 7 लाख इनकम है तो टैक्सेबल 2 लाख की होनी चाहिए, 5 लाख का उसको एग्जेम्प्ट नहीं, बेसिक एग्जेम्पशन यही था पहले। नहीं, पहले जो होता था उसमें रिबेट की जो बात की। सर मैं आपको बताऊं, आपके ये सरकार उस बात अंतर कुछ भी नहीं आया इसमें। अंतर ये आया है कि जो 5 लाख से ऊपर वाले हैं उनके ऊपर टैक्स लगा। आज अगर ये आप बात करते हैं, मैं आपको बता दूं, तो आपके सारे, मैं बताऊं कि 60% आपके पे नहीं खत्म हो जाएंगे। चलिए जरूरत नहीं पड़ेगी रिटर्न फाइल करने के लिए। 5 लाख आपके पास आना चाहूंगा, रिटर्न फाइल करना तो जरूरी है। एजुकेशन की बात करेंगे हम। एजुकेशन हब की बात कही है बजट में कि एजुकेशन हब बनेगा, विदेशी छात्रों को हम यहाँ पे शिक्षा के लिए लेके आएंगे, पॉलिसी बना रहे हैं, और उच्च शिक्षण संस्थानों को 400 करोड़ रुपए देने की भी बात की जाती है। हालांकि मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता, एक यूनिवर्सिटी का बजट होता है 400 करोड़ रुपए। किस तरह से देखते हैं, कुछ वास्तव में एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, पैसा लगाना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन आज विश्व स्तरीय पैरामीटर
पे जो एजुकेशन होगी वही ग्रो कर पाएगा। अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज है बजट का उसमें बढ़ाना। जितने भी आज तक शिक्षा आयोग बने हैं और जितनी भी चर्चाएं हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही है कि शिक्षा पर मिनिमम 6% बजट का खर्च होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल 3% के आसपास, करीब 3%। आज तक कोई भी सरकार उस बजट को वहां तक लेकर के नहीं आई है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा, किसी एक जगह हम ये कहते हैं कि विदेशी बच्चों को हम यहाँ पढ़ाने के लिए बुलाएंगे, आप बुलाइए, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप पैसा लगाइए। दूसरा, इस बजट में ये कहा गया है कि हम अब क्वालिटी एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे और जो एक संख्यात्मक बात थी उसकी आवश्यकता नहीं है। क्या हिंदुस्तान के अंदर सारे बच्चे शिक्षित हो गए हैं? आज भी ये सरकार के आंकड़े हैं कि लाखों बच्चे हैं जो आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, जो पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो आज भी आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक बच्चा स्कूल तक पहुंचे और उसको सही शिक्षा मिले। जब तक इसकी व्यवस्था नहीं होगी तब केवल ये बातें हैं, इसका कोई जमीन पर कोई हमें लाभ मिलेगा ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा, शिक्षा को अगर हम बढ़ाने की बात करते हैं तो शिक्षा में दो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। एक तो शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के लिए और दूसरा जो आधारभूत ढांचा है उसको तैयार करने के लिए। आज देश के अंदर 10 लाख शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। क्या इस बजट में कोई इस तरह की बात कही है कि उन पदों को भरा जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है। बजट, क्योंकि वो कह नहीं सकते, जब बजट नहीं बढ़ाएंगे, पैसा नहीं बढ़ाएंगे तो शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकती। अगर पैसा नहीं बढ़ाएंगे तो केवल हम ये कहें कि पीपीपी आधार पर हम शिक्षा में कोई सुधार कर लेंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी जो पैसा लगाता है वो उसमें से कमाई करना चाहता है, व्यापार करता है। आज जो प्राइवेट जो संस्थाएं चल रही हैं वो व्यापारिक संस्थाएं हैं। वही बच्चा वहां पढ़ेगा जिसके पास पैसा होगा और पैसे के लिए वो बच्चे को पढ़ाएंगे। जिसके पास पैसा नहीं है उसका बच्चा वहां नहीं पढ़ सकता। अगर शिक्षा वास्तव में हमें देनी है तो ये पूरी तरह से जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। और दो तरह की जो व्यवस्था बन जाती है समाज के अंदर कि एक पैसे वालों के लिए बच्चों के लिए स्कूल और एक गरीब के लिए, इसको खत्म करना पड़ेगा। और ये तभी खत्म हो सकता है जब पूरी की पूरी शिक्षा सरकार के संसाधनों से चले और सरकार उसको चलाए। मैं इसमें बोल सकता हूँ साहब, ये आपके पास आऊंगा। मैं एक बार रामपाल में जाना चाहूंगा, मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। रामपाल जी, दो बातें कही गई हैं। एक तो 10,000 किसान संगठनों की बात की गई है जिसमें उत्पादकता और इनको बढ़ाने के लिए, और एक 100 क्लस्टर की बात की गई है। क्लस्टर से माना जा सकता है कि आपकी क्रॉप का प्रोडक्शन जो होगा उसको खरीद बढ़ सके, उसके लिए ये कहें कि कोल्ड स्टोरेज बन सकेंगे। क्यों, जो लंबे समय से मांग उठती आई है कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए क्लस्टर्स के जरिए ताकि किसान की स्थिति बदल सके। कुछ है इसके अंदर जो विजनरी कहा जा रहा है बजट को, तो किसानों के कृषि के लिए आगे बढ़ाने वाली बात। तो योगेंद्र जी, हमारी सरकार मार्केटिंग में सबसे नंबर 1 है। मार्केटिंग उसको आता है, मार्केटिंग अच्छी है। बाकी बजट में किसानों की यदि बात करें तो जो किसानों को आवश्यकता थी वो तो कहीं उसमें दिखती नहीं। हां, बजट में हेडलाइन जो है जैसे शुरू से आती थी बजटों में, बजट किसान केंद्रित, बजट गांव केंद्रित, बजट गरीब केंद्रित, ये 3 शब्द रटे हुए हैं। उन तीनों शब्दों को लेकर मार्केटिंग का फंडा ये निरंतर चलता है और इस बार ज्यादा बढ़िया ढंग से चला है। पहले वाले मार्केटिंग इतने सफल नहीं होते थे जितने ये हो रहे हैं। दूसरा, अभी किसान जो खेती कर रहा है वो घाटे का नहीं, मौत का सौदा बन चुकी। और मौत का सौदा को रोकने के लिए जो बेल आउट पैकेज चाहिए था वो कहीं चर्चा ही नहीं है। और इसमें चर्चा क्या है? सरकारी निवेश नहीं, निजी निवेश करेंगे। आप भाई निजी निवेश करके हमको गिरवी रख रहे हो क्या? आज कोई भी विदेशी धन्ना सेठ, कोई भी पूंजीपति इस देश में पैसा लगाने आएगा, आपका भला करने के लिए आएगा कि चलो भाई हिंदुस्तान को उद्धार करना है, इसलिए चलो हिंदुस्तान में लगाओ पैसे। सब पैसे कमाने आएंगे। चिड़िया चुगने आती है, पूंछ कटाने नहीं आती। इसलिए इस बजट में सबसे बुरी बात जो है यह है विदेशी निवेशकों को रिझाने वाला बजट। इस देश के उद्योग धंधों पर तलवार चलाने वाला बजट, यह बजट सिद्ध होगा। इसलिए इस बजट के माध्यम से केवल विदेशी खुश कैसे रहे निवेशक, उनके लिए बजट बनाया गया है। हमारे लिए का बजट है। इसलिए रेल में विदेशी निवेश, बीमा में विदेशी निवेश, युद्ध सामग्री में विदेशी निवेश, इतने महत्वपूर्ण विभागों में विदेशी निवेश की चर्चा करके आप क्या कहना चाहते हो देश से? आप ये कहना चाह रहे हो अब हमारी बस की बात नहीं भाई, अब तो हम
रेड कारपेट बिछाएंगे विदेशी निवेशकों के लिए। वो आएंगे और फिर वो हमारा उद्धार करेंगे। इसलिए ये बजट किसान विरोधी है, ये बजट गरीब विरोधी है, ये बजट गांव विरोधी है। इसलिए इनकी तो चर्चा इसलिए की जाती है जिससे लोग झांसे में आते रहे। और मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, इस पूरे बजट के लिए हमारे देश में जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उस समय एक नीति बनी बड़े उद्योगों को पनपाने की और शहरीकरण की। आज भी बजट में देख लो वही चीज है। तो ये बजट नेहरू नीतियों का अनुसरण है, लेकिन ये नहीं कह सकते बेचारे कि नेहरू नीतियों का अनुसरण है, क्योंकि इन्होंने जीवन भर उन नीतियों की आलोचना की। अब उनको कैसे कहें, इसलिए ये कह रहे हैं झेप मिटाने के लिए नया भारत बना रहे हैं। तो भाई पुराना भारत कौन सा, नया कौन सा है? इसलिए शब्दों का आडंबर, उसके द्वारा खुद की झेप को मिटाना, यह इस बजट में देखा गया है। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, इस बजट की जो मार्केटिंग हो रही है इससे हमको सावधान रहने की जरूरत सबको। इसलिए भाई कभी भी ये देश यदि खुशहाल होगा तो इस देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान में होकर जाता है, दूसरी जगह हो ही नहीं सकता। इसलिए देश की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान में होकर जाता है। और आज जो मूंग पैदा करता है वो मूंग बेचता है 40 रुपए किलो, न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद नहीं। और भारत सरकार ने रोक लगा दी कि 75% लोगों की खरीद नहीं होगी। और जो दाल खरीद रहा है उसकी जेब कट रही है 120 रुपए की 1 किलो में, और 1 किलो मूंग की दाल बनाने में 10 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है। तो 10 रुपए से जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं, उत्पादक को मिल रहे हैं 40, उपभोक्ता की जेब कट रही है 120 की। ये 80 रुपए का डिफरेंस कहां जा रहा है भाई? ये केवल और केवल जो ग्राफ दिखता है राजनीतिक दलों का पैसा कैसे बढ़ रहा है, कहां से आ रहा है? वो दानदाता दान दे रहे हैं किनको कि चलो भाई दान की इच्छा है इसलिए करो भाई राजनीतिक दलों को दान। लेकिन कोई दानदाता नहीं है, एक पैसा लगाकर 100 रुपए कमाने की सोचते हैं। इसलिए ऐसे लोग, ये जो कमाने वाले हैं, इन कमाने वालों के लिए बजट ऐसा बजट है। इसलिए न इसमें खेती के लिए कुछ है, और जहां क्लस्टर की बात है, हमने तो यह कहा शुरू से ही कि भाई डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय किसान आयोग ने अपनी स्टडी के आधार पर, वो भारत सरकार का किसान आयोग था, उसने कहा था किसानों की आय सरकारी कर्मचारियों के बराबर होनी चाहिए, तब जाके भारत की खाद्य सुरक्षा ठीक रहेगी, तब जाके खेती बचेगी, किसान बचेगा। वो जो सिफारिश है उसको 11 वर्ष तो हो चुके और उसको लागू होना था 15 का 2007 से, और इसके लिए पूरा देश का किसान आंदोलनरत है। और उस पूरी की पूरी उन बातों की अनदेखी इस बजट में है। इसलिए मैं आऊंगा आपके पास में, एक बार मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। हाँ, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, 226 जिलों की स्थिति बहुत ज्यादा विकट मानी, उसका जिक्र किया गया है। वास्तव में समय आ गया है, क्योंकि एक ग्रिड की बात भी कही है कि जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से पानी की कंजम्पशन और उसके प्रोडक्शन दोनों पे ध्यान दिया जाएगा। तो वास्तव में ये तो कुछ चीजें देखिए, हम बात कर रहे हैं रेलवे की बात, जैसे कि रेलवे में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। ओवर क्राउडेड, टिकट नहीं लेकर के यात्रा करना, एक यात्री अगर कोई लेने के लिए अगर कोई आ रहा है तो उसको रिसीव करने के लिए 15-15 लोग जा रहे हैं, छोड़ने के लिए अगर कोई नेताजी आए तो उसके स्वागत के लिए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पे तो नहीं होता ये सब चीजें, आपको बाहर निकाल देते हैं। तो रेलवे को क्यों ऐसी बूंदी हुई मोट मान के हर कोई दबाने की कोशिश कर रहा है? तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें तो आज आप ये देखिए, किसी घर में पानी आ रहा है तो पानी बहता जा रहा है, किसी की खाली बाल्टियां पड़ी हुई है। तो वास्तव में वक्त आ गया सरकार को इस सेक्टर में थोड़ा सा सख्त कदम उठाना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, हमने 75 साल बाद करीब ज्यादा के होने जा रहे हैं, हम जल शक्ति मंत्रालय आज बना रहे हैं, क्योंकि जल संग्रहण का स्थिति अभी भी भयंकर है और आज जल का जो अपव्यय हो रहा है, श्याम जी प्यास लगेगी तभी तो कुआं खोदेगा, अभी तक प्यास ही नहीं लगी थी। आज दिखेगा कि आज हम कह रहे हैं कि 2024 में हम स्वच्छ जल उपलब्ध करा पाएंगे, ये कह रहे हैं। लेकिन आज चेन्नई की स्थिति देख लीजिएगा, क्या स्थिति बनी हुई है। सिंगापुर में पानी नहीं है, वो समुद्र का लेकर के साफ करके पानी दे रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। हम जब मेट्रो सिटी में आज पानी की स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं तो गाँव की स्थिति कब सुधरेगी, मैं नहीं समझ। सपना तो अच्छा है,
उसको देखा भी जाना चाहिए, लेकिन क्रियान्वित जिस ढंग से होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। आप विदेशी निवेश पर निर्धारित हो रहे हैं, आप अपना बीमा कंपनियों को खत्म करके विदेशी निवेश की बीमा कंपनी को लेके आएंगे, तो आप किस प्रकार से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, मुझे नहीं समझ में आ रहा। रेलवे में आपको निवेश होना चाहिए, निजी निवेश बढ़ना चाहिए था, जिस प्रकार से एयरलाइंस में बढ़ा था, इसमें बढ़े, अच्छी रेल आपको मिले, किराया देने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन आपको बहुत धरातल पे सोच समझ करके, क्योंकि आपको मिलेगा क्या, आप पटरी आपकी होगी तो आपको टैक्स कैसे वसूलोगे, क्या करोगे, अभी कुछ कहना सरल नहीं है, क्योंकि आपके रेलवे स्टेशन की जो स्थिति है, जो आप कह रहे हो रेलवे स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन चारों तरफ से खुला है, इसलिए किधर से भी चले जाता है आदमी, एयरपोर्ट तरह से खुला नहीं होता, तो उसको आपको बहुत, आपका जो वहां का बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें सुधार की बहुत अधिक जरूरत है। आप बहुत बात सोच रहे हैं, सोच अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको बहुत चीजें इस प्रकार से आगे लानी पड़ेगी। आप देखिएगा कि विदेशियों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं, आपके बच्चों को स्कूल के लिए स्कूल नहीं है, भवन नहीं है, बिजली नहीं है। आप देखिए जब राजीव गांधी थे तो उन्होंने कहा कि कंप्यूटर लाएंगे, तो बीजेपी शोर मचा रही थी कंप्यूटर से तो बर्बाद हो जाएंगे। आप पूरी डिजिटलाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास है नहीं साधन में बहुत बढ़ोतरी बढ़नी पड़ेगी। 3% आपके सामने आईटी का आपने राजस्थान में दिया था, बजट ही आपका खर्च नहीं हो पाया, क्योंकि आपका साधन। श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, एक बार मैं जयसिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, दो बातें हैं। 5 लाख तक के जो टैक्स रिबेट की बात कही जा रही थी, उसमें हर व्यक्ति ये सोचता है कि पहले की तरह है। आज भी लोगों के दिमाग में यही बात बैठी हुई है, क्योंकि जब निर्मला जी ने ये बात कही कि इंटरिम बजट में हम मध्यम वर्ग को पहले रिबेट दे चुके हैं टैक्स में, तो यहां आके एक क्लियर करने की बात है कि पहले ये होता था अगर 7 लाख किसी की इनकम है तो 5 लाख का चलिए रिबेट, और 2 लाख पे अगर मेरे कहीं पे इन्वेस्टमेंट है तो उसका बेनिफिट मिलेगा, फिर कहीं अगर टैक्स की राशि बनती है तो टैक्स दिया जाएगा। हमें सीए अक्सर यही बताते हैं, जिसमें आरपी विजय साहब भी हैं। लेकिन अभी एक्ट में ये चीजें बदल दी गई है कि अगर 5 लाख से ऊपर अगर 2000 भी आपके तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी। और दूसरा, एक फैब्रिकेशन के आरोप लगातार आ रहे हैं कि गवर्नमेंट फैब्रिकेट करके और आंकड़ों को पेश कर रही है। नहीं, देखिए, पहली तो ये इनकम टैक्स की जो लिमिट की बात है, ये 5 लाख वाले में मेरे ख्याल से इस बजट में कोई भी बात नहीं कही उसको चेंज करने की। वो जो पुराना प्रोविजन है, जो अंतरिम बजट में 5 लाख का जो किया था तो उसी को मान लिया। हाँ, वो वही मतलब है कि 5 लाख तक की आपकी इनकम है तो आप उससे बाहर हैं, और जैसे ही 5 लाख से अगर ज्यादा होती है, 5 लाख 10,000 होती है, तो जो भी उसका कैलकुलेशन का तरीका है वो आपका लगेगा। इस बार इन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा जिनकी इनकम है, 2 से 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा, उन पे सरचार्ज बढ़ाया जी, और 400 करोड़ तक की जिसका टर्नओवर कंपनी का है उसको 25% टैक्स स्लैब में लाए हैं, जो पहले 250 करोड़ की लिमिट थी। तो जो के लिए जो मध्यम श्रेणी की कंपनियां हैं तो उसमें उसको थोड़ा फायदा हो जाएगा। 99.3% कंपनियां उसमें कवर हो जाती है भारत की, केवल 0.7% रहती है जिसपे ये मान लीजिए वो 25% से ज्यादा हाईएस्ट वो रेट लगेगी। तो अब वो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या वो अलग बात है, लेकिन ये कि 7% टैक्स 5 करोड़ से ज्यादा की जिसकी इनकम है उसमें करीब 7% का टैक्स, तो वो ठीक है, उसमें कोई जायज बात है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आपकी तनख्वाह इतनी हो गई है, कह लीजिए आज इन्फोसिस है, वहाँ 60 लोग ऐसे हैं जिसकी साल की 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम है। करीब टीसीएस है जिसमें 70 लोग ऐसे हैं जिनकी 1 करोड़ रुपए से, तो एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जहाँ 100 करोड़पति 50 करोड़पति अगर साल की इनकम ले रहे हैं तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और उसी का जो फायदा है वो दूसरे उनको बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये 2 चीजें हैं, इसलिए इनकम टैक्स में कोई बहुत ज्यादा छेड़छाड़ उन्होंने नहीं की है, केवल सिंपल जो किया है। और 1.5 लाख रुपए का एडिशनल हाउसिंग अगर आप लोन लेते हो 45 लाख तक का, तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग को योजना को आगे करने के लिए वो मार्च 2020 तक लिमिट दी है। लेकिन चलिए वो करेंगे। एक सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं आंकड़े देख रहा था सर, उसमें यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री अफोर्डेबल हाउस स्कीम है, उसमें अभी तक का जो टारगेट था उसमें 30 या 35% उसको हम पूरा कर पाए हैं, तो ये कैसे होगा, खरीदेंगे कहां से? नहीं, देखिए, अब ये चीजें सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो तो ये है कि हम ये दे रहे हैं, अब वो किसी को घर पे जाके जबरदस्ती तो है नहीं। पिछली वाली स्कीम का भी खूब फायदा लोगों ने लिया है, बड़े शहरों में सब्सिडी का पैसा है, इसमें तो डाउट नहीं है। भी पहले बढ़ाया, जो
पहले 800 स्क्वायर फीट तक सीमित था, उसको शायद 1000 समथिंग कर दिया है। तो कई लोगों ने उसका फायदा लिया। ऐसी बात नहीं। जब हाउसिंग फॉर ऑल की बात कर रहे हैं, बिजली सबको मिले, पानी सबको मिले, तो सरकार यही तो प्रयास करेगी। जी चल एक है इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उन्होंने किया है कि 1.5 लाख रुपया तक का जो अगर आपका उधार लेते हो और उस पर इंटरेस्ट है तो उसको आपको एक स्पेशल रिबेट मिलेगी। तो वो आपको ये पॉल्यूशन और इसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। बहुत जरूरी कदम था। पेट्रोल और डीजल की गाड़ी मत लीजिए। पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक अच्छी बात कही जा सकती है। लेकिन ये इंटरेस्ट की रिबेट है तो ठीक है, जो आदमी अफोर्ड कर सकता है 5 की जगह 10 लाख की गाड़ी वो ले तो वो कम से कम चलो उसको 1.5 लाख का फायदा हो और वो उसको कंट्रीब्यूट करे। तो ये इंसेंटिव भाई और बजट में क्या होगा? और तो सरकार तो कोई घर जाके किसी के दे नहीं सकती, वो तो एक डायरेक्शन दे सकती है कि ये प्रॉब्लम है, पेट्रोल हम पैदा नहीं करते, 85% इंपोर्ट करते हैं, इसको कंजम्पशन को कर्व करना है, इलेक्ट्रिक पे आना है, दुनिया पूरी उसमें जा रही है, नहीं तो हम ये पर्यावरण से बर्बाद हो जाएंगे। तो अब यही तरीके हैं। और जो हमारे बहुत सीमित साधन है, आप 125 करोड़ की पॉपुलेशन, 135 करोड़ की और 27 लाख करोड़ का कुल मिला के बजट है, हमारा कोई अमेरिका और वैसा बजट नहीं है। तो इसमें ये हम माने कि 125 करोड़ को हम पूरे को सबको सेटिस्फाई कर दें, ये संभव नहीं, किसी की भी आदमी को बिठा दे असंभव है, ये मेरा मानना है। और जो हमने रास्ता पकड़ा है, अब आप गाँवों से हम शहर में आ गए, तो शहर में क्या करेगी सरकार? ये करे भाई कंजम्पशन बढ़े, और वो एक आदमी का कंजम्पशन सेविंग को अगर वो करते हो, आप इन्वेस्टमेंट को करते हो, तो एक आदमी के पास इकट्ठा हो जाता है, तो वो वहां से धक्का लगा के चलो आगे चलने दो। अब मार्केट में है जो अपना कमा खाएगा, अपना रास्ता ढूंढेगा, ये मॉडल है। एक आरोप लगातार लग रहे हैं कि आंकड़ों में बड़ी छेड़छाड़ की जा रही है, इसका फैब्रिकेशन का क्या वास्तव में कहीं माना जा सकता है कि हर बार ऐसा होता है? हम जितने लोग बैठे हैं, हम भी हमारे जो पर्सनल आंकड़े हम भी करते हैं छेड़छाड़, ऐसा नहीं, ये ह्यूमन नेचर है। उनको सरकार चलाने के लिए जो बिजनेसमैन इनकम टैक्स देता है कि वो 100% सही देता है क्या, जीएसटी सही देता है क्या? ये ह्यूमन नेचर है। जो हमने करप्ट जो सिस्टम 50 सालों से देखा, हमने क्रिएट किया है, वो कहीं कहीं बाहर से तो नहीं आ गया। तो अब धीरे धीरे उसको सुधारने के उपाय, जो कैश का उन्होंने कहा है 1 करोड़ से ज्यादा अगर कैश निकलवाएंगे तो उस पर आपको टीडीएस देना ठीक है। 1 करोड़ की बहुत सफिशिएंट लिमिट है। अब अपन कहते साहब 1 करोड़ वाले को एग्जाम कर दो, तो इसमें कोई वो नहीं, कहीं तो कर राइडर लगाना पड़ेगा, कहीं तो राइडर लगाना पड़ेगा, कहीं तो उसका करना पड़ेगा। तो एक प्रोसेस है। तो ओवरऑल ये मान सकते हैं कि बजट एक विजनरी बजट है, बैलेंस, और लॉन्ग टर्म में इसके कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे जो बड़ी प्लानिंग साथ मिली है। ऐसा है कि इसमें आउटर विजन कुछ नहीं है कि हमको दुनिया में कोई महान राष्ट्र बनना है, कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड राष्ट्र बनना है। हमको हमारी जो इंटरनल व्यवस्था है उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में कैसे, गवर्नमेंट तो अलग से लेके चल रही है कि आज छठी इकोनॉमी हमारी है, लेकिन हम छठी इकोनॉमी होने का मतलब अलग होता है। वो चाइना दूसरी इकोनॉमी है, लेकिन वो नहीं ट्रिलियन 2024 तक, लेकिन वो हमसे 8 गुना एक्सपोर्ट करता है। हम $300 बिलियन पिछले 10 साल से वहीं पे अटके हुए हैं। वो कमा के खा रहा है, हम है उसको खा रहे हैं, दोनों में बेसिक फर्क। लेकिन अब जो भी रास्ता पकड़ा है, इसलिए विनर्स लूजर्स गेम है यार, कि एक ही डबल हुआ है। मैं चाइना से, आपने जो कहा भाई, इस ग्लोबल वर्ल्ड में 2 तरीके हैं। आप या तो आप दुनिया में किसी 5-7 कंट्री को बर्बाद करने की पावर क्रिएट कीजिए, तो वहां से लाएंगे तो आपका काम चलेगा। अब आपके पास में शहर में, हमारे पास किसी के पास जमीन तो है नहीं जो हम बीज डाल देंगे फ्री में खा लेंगे आप। जब आपने रास्ता ही उसको बदल दिया है, हम शहर में आ गए हैं, तो अब आपका इस ग्लोबल वर्ल्ड में 2 ही तरीके हैं। और ये आप उधार लीजिए, जो है उसको खाइए, और उसके बाद उधार। ये उधार लेने का इस बार जो उन्होंने फॉरेन डेब्ट की जो बात की है, ये इस बार इन्होंने उसका दायरा बढ़ाया है, करीब 50,000-60,000 करोड़ रुपए पिछले साल से ज्यादा लेंगे। कुछ एविएशन और एयरपोर्ट का एक्सपांशन, इनके लिए ये फॉरेन डायरेक्ट सुविधाओं की ओर ध्यान दे रहे हैं। जो तो भाई पैसा कहाँ से आएगा? अब अपन कहते हैं साहब वो कहाँ से दें, तो पैसा कहाँ से लाए? जो भी है उसके आप डिफाइन कुछ भी कर लें, अब वो आएगा तो कमाएगा, ये तो कोई धर्म करने तो कोई आएगा नहीं। चलिए, लोहा मरोड़ साहब, आपके कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, तो सबसे पहले तो मेरे एक इश्यू आया, उस पे 2-4 हमारे इश्यू। सबसे पहले प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल का आप कुछ चर्चा कर रहे थे भाई साहब। मैं मेरा चाहूंगा सर, मैं बिल्कुल शॉर्ट में मेरे इश्यू से पहले कि इतना स्कूल प्राइवेट की जो हालत है हिंदुस्तान में, जो गवर्नमेंट स्कूल्स की आपको पता है, आपके किसी के ज्यादातर के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं पढ़ते। मैं यहां कह के समाप्त करूंगा। तो एक सरकार की बुराई करने के लिए हमें डिबेट नहीं करनी चाहिए, सच्चाई पे भी जाना चाहिए। दूसरा, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी आप इश्यू कर रहे थे, आप में से इकोनॉमिस्ट होंगे, पर जितना मेरा जीवन का तजुर्बा है, मैं मानता हूं, जैसा भी साहब बता रहे थे, पैसा नहीं आएगा तो आप काम कैसे चलाएंगे?
और पैसा ऑब्वियसली आपको लेना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा कदम है, सरकार का तारीफ भी कभी कभी करनी चाहिए। तीसरा वोटर अगर अच्छा है तो सरकार के हम भी हमारे से बनी हुई है। जी मैं वो नहीं कह रहा हूं। तीसरा वोटर कंडेमेशन पे भाई साहब शर्मा जी कह रहे थे कि वो इतना लेट कर दिया। अरे साहब किसी ने तो शुरुआत की, बधाई दीजिए सरकार को। अब जो सेना वाली मैं आपसे चर्चा कर रहा था उसके अंदर एक चीज मैं सबको बताना चाहूंगा, भारत की जनता को, आपको भी, कि देखिए जो डिफेंस बजट है उसके अंदर 52% जो पैसा है सैनिकों की पेंशन और पे में चला जाता है। ये एक बहुत मुद्दा है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पूरे देश के अंदर सर पेंशन और इसके कारण सिर्फ जी नहीं, और सिर्फ 23% पैसा बचता है बजट का जिससे सामान सरकार खरीद सकती है। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इस बार आपने देखा नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और सरकार को जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी मांगती है पूरा नहीं कर पाती, उसका बैलेंस करने का प्रयास कर रही है। मैं इतना ही बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, और आज यहां पर बजट के साथ जुड़ा हुआ इश्यू है, इन दिनों में जितने प्रोक्योरमेंट्स की चीजें क्लियर किए सरकार ने वो बधाई की पात्र है। कैसे किए उन्होंने? पैसा जैसे आएगा वैसे आएगा, लेकिन जो प्रोसीजर था, जो महीनों लगते थे, साल लगते थे, करप्शन होते थे, काफी हद तक कंट्रोल किया। एज ए मिलिट्री मैन मैं आपको बता सकता हूं। यहीं पर एक चीज 2014 के बजट के अंदर, इलेक्शंस के दौरान सरकार ने एक चीज कही थी कि जो ये पेंशन में इतना पैसा खर्च होता है, ये कारण एक मोटा क्या है कि सैनिक करीब 40,000 हर साल रिटायर होते हैं 35 और 45 साल की उम्र में। उस उम्र के अंदर उसका रिटायर होना, ऑब्वियसली देखिए 50% आप पेंशन देते हैं तो बोझ बढ़ता है। और 6 पे कमीशन के दौरान मैं उम्मीद करता हूं इस बार बीजेपी सरकार और प्राइम मिनिस्टर महोदय इस बात को सुनेंगे कि जो ये जवानी में रिटायर होते हैं सैनिक, जैसे 6 पे कमीशन ने भी ये पॉइंट दिया था, और एक दूसरी कमेटी थी जिसका कोशियारी कमेटी नाम था। सर मैं एक निवेदन करना चाहूं। जी मैं केवल बजट पे फोकस हाँ, बजट पे ही कह रहा हूं, ये बजट से रिलेटेड है साहब, कि किस तरह उस पैसे को कम किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि लेटरल अब्जॉर्प्शन जब तक उसकी उम्र 60 साल नहीं होती है तो आधे पैसे में आप उनको नौकरी देंगे। अब पुलिस के अंदर आप भर्ती कर रहे हैं, उनको लेकर के आप बेरोजगार बैठा रहे हैं और आधी पेंशन दे रहे हैं, तो खर्चा ज्यादा आ रहा है। तो ये सरकार ने पहले भी सोच विचार किया था, इसको करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा एक क्या चीज है, सेना में, मिलिट्री के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 89% जो पैसा है वो पेंशन और पे में जाता है। सिर्फ 11% हमारे पास वो मॉडर्नाइज, जैसे हथियार है, बुलेट प्रूफ जैकेट है, AK-47 या विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे हैं, आर्टिलरी है, गन्स है। तो वो थल सेना के अंदर ये बड़ी समस्या है। सरकार को और वित्त मंत्री महोदय को ये एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जैसे अब ज्यादातर एम्प्लॉयमेंट आप आर्मी का मानते हैं, और अगर आर्मी पूरे बॉर्डर पे कवर कर रही है, 15,000 ऑलमोस्ट किलोमीटर एरिया है, और उनके पास हथियार पुराने हैं, उनको अपग्रेड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कृपया करके इसको एड्रेस करें। दूसरी बात, नेवी और एयरफोर्स का, सर क्योंकि समय बस 10 सेकंड में, मैं 10 सेकंड में, नेवी और एयरफोर्स का जो प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम है, जो आपका बजटिंग है, उसके अंदर बहुत हैवी कॉस्ट इक्विपमेंट होता है। अच्छा प्रयास चल रहा है, पर इस बजटिंग पे आप ध्यान देंगे तो मेरा मानना है, और जो लेटरल जो अब्जॉर्प्शन की जो आपने पॉलिसी बनाई थी उस पे ध्यान देंगे तो बजट हमारा पेंशन में कम जाएगा, और उतना ही लाखों करोड़ तैयार हो चुका बजट, अब कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, आगे किया जा सकता है, मैं पॉइंट दे रहा हूं। बजट पे चलिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। जिंदगी का हर पहलू दिखाता है जन टीवी। शख्सियतों से होती है मुलाकात, बहती है सुरों की गंगा राग और ताल के साथ। मन को पावन करता तीरथ, भुलाता सारा अभिमान। हम करते हैं नारी युग का सम्मान। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2019-20 में। गोपाल जी, आपके पास आना चाहूंगा एक बार।
हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स के लेकर के बोर्ड की भी बात कही है। दूसरा, एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स जोड़ने का जिक्र किया है। क्या वास्तव में इस ओर हम एम्प्लॉयमेंट के साथ में क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं कि हाँ, रोजगार के अवसर भी सृजित हो सके, खासकर इस सेक्टर में जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ग्रामीण खेलों की ओर ध्यान जा रहा है, आपने जिक्र किया इसका। लेकिन एकेडमी जिस तरह की बनाई जा रही है जिसमें प्राइवेट लोगों को कब्जा है, पॉलिटिशियंस का कब्जा है, क्या वास्तव में इस ओर जाना चाहिए कि स्पोर्ट्समैन ही उस एकेडमी का उसके हाथों में जाए या कोई उसका एक्सपर्ट है उनके हाथों में जाए? ये कहीं कोई उल्लेख होना चाहिए, रूल्स भी बदलने चाहिए। देखिए, मेरी सोच ये है कि समाज में 3 चीजें ऐसी हैं: शिक्षा, खेल और चिकित्सा। ये सबके लिए क्या है कि एक अधिकार है। ये सरकार को मैनेज करना चाहिए कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, हर बच्चे को, जो भी हमारे भारतीय हैं या जो भी समाज के बच्चे हैं या बूढ़े जवान जो भी हैं, उनको चिकित्सा मिले और खेल की सुविधा मिले। अब मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे बात चल रही थी साहब, वो फलानी स्कूल में टेररिस्ट बन रहा है। वो क्यों बन रहा है कि जब बच्चे फालतू रहेंगे तो उनका दिमाग क्या है, इधर उधर की चीज़ों में घूमेगा। जैसे हमारा पंजाब पहले स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा था, लेकिन आज पंजाब में स्पोर्ट्स मतलब पंजाब में स्पोर्ट्स खत्म हुआ तो देखिए पंजाब बिल्कुल खेल में बिछड़ गया, क्योंकि बच्चों ने खेलना बंद कर दिया, नशे पत्ते करने लगे। हरियाणा में जैसे बच्चे ध्यान रख रहे हैं, घी दूध खा रहे हैं तो पहलवान बन रहे हैं, बॉक्सर बन रहे हैं, ओलंपिक में नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक तो खेल अनिवार्य होना चाहिए, शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए, और मेडिकल भी क्या, हर आदमी को क्या है कि अब जैसे गवर्नमेंट क्या पीपीपी मोड पे सस्ती ज़मीनें देती है और उनको क्या है कि कहते हैं भाई हम इनको 5% गरीबों को करेंगे। लेकिन जैसे मैं अभी अपने जयपुर के कई अस्पताल ऐसे बता दूंगा कि हम मिलने जाते हैं, बेचारों के कपड़े नहीं है, गाँव के फटे पड़े, लेकिन जीवन जीने के लिए वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं, जाओ पहले काउंटर पे 50,000 रुपये जमा करा के आओ, फिर तुम्हारा इलाज चालू हो। तो ये जो व्यवस्था है ना, इनको सुधारनी चाहिए। हमारी स्कीम्स बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, जैसे खेलो इंडिया की स्कीम है, लेकिन खेलो इंडिया में जो सिखाने वाले हैं पॉलिटिशियन, उन लोगों को घुसेड़ दिया कि भाई अभी इनको 500 रुपये में इनको सिखाने दो गाँव में, फिर जिनका डिमांड करेंगे कि इनको परमानेंट करो। तो हमें जो सिस्टम में जो हम लगा रहे हैं उनमें ये ध्यान रखना है कि जो भी सिखाने वाला है वो उसका बैकग्राउंड खिलाड़ी है कि नहीं, उसको फुटबॉल खिलाना आता है कि नहीं, उसको एथलेटिक आता है कि नहीं, उसको दौड़ना आता है कि नहीं, दौड़ाना सिखा सकता है कि नहीं। तो हम इन व्यवस्था को सुधारना चाहिए। हमारे नियम कानून बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जैसे बैंकों में, चूंकि बैंकर हूँ, मैं सचिव वाले ब्रांच में देखता था, मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखों को हम लोग, हमारे एम्प्लॉय भगा देते थे, जाओ जाओ मानसरोवर में रहते हो तो वहीं खाता खुलाओ, ये क्या किस लिए है। ये तो जब ये जबरदस्ती हुई तो हमारे बैंकर और सोसाइटी कहती थी ये बैंकों को डुबाएंगे। लेकिन अब चूंकि लोग में गोल्फ में बच्चे जो कैडी हैं उनका कोई खाता ही नहीं खोलते, ये तो मेरे को जानते थे, मैंने उनको खूब खोला, स्टाफ से लड़ता था और हमने खुलवाए। ये बहुत बढ़िया स्कीम है, लेकिन जो स्कीमें आ रही है उनको इम्प्लीमेंट कराने की, उसकी मॉनिटरिंग जैसे अभी चला सिंगल विंडो, अच्छी बात है, लेकिन उसको चलाने वाले भी तो सही होने चाहिए। हमारा खुद का मॉरल अच्छा होना चाहिए। मतलब मैं अभी पौधारी स्कूल में गया, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल इसमें आधे से ज्यादा परेशानी हम खुद पैदा कर रहे हैं। बात मुझे पूरी करने दो। मैं पौधारी स्कूल का प्रोडक्ट हूँ। पौधारी स्कूल 5000 बच्चे पढ़ते थे, मेरे पिताजी हेड मास्टर थे, कोई कह नहीं सकता था कि यहाँ 5000 बच्चे पढ़े। हरिनारायण जी चौहान का नाम चलता था और वो सबको लाइन से पिटाई करते। मान लो मैंने भी यहाँ पर उनका खाया, मान लो मैंने अनुशासन भंग किया या और कोई बदतमीजी की थी तो उनका काम था ठुकाई करना। जिस दिन टीचर नहीं आते थे, हेडमास्टर होते हुए वो क्या 3 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हिंदी। भाई टीचर नहीं आया, लेकिन मेरे बच्चों को शाम को खेल के मैदान उन्होंने बनाए। ओदार में सारे खेल के मैदान थे। जो फिजिकल टीचर था उसको कहा भाई पीटी मैं करा लूंगा 45 मिनट की, लेकिन तू हॉकी का एक्सपर्ट है, शाम को हॉकी सिखा। एक टाइम ऐसा हो गया कि पोदार की टीमें ऐसी हो गई कि उनको डायरेक्ट स्टेट में एंट्री मिलने लगी कि भाई ये डिस्ट्रिक्ट में पूरी टीमों को हरा दे। तो ये क्या है, स्कूलें तब अच्छी चलेंगी, टीचर बहुत बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट को मार मत देना नहीं, जैसे अब तो लोग मतलब पहले कोई पेरेंट्स जैसे कहता था ना जाके गुरुजी ने पीटा, तो घर से जाते थे पिटाई करने। अब तो अभिभावक गला पकड़ने आ जाते हैं टीचर का। चलिए पॉलिसी आएगी, हो सकता है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। तो एक पॉलिसी आ रही है, तो हमारा जो मोरल है उसका भी सुधरना, खुद को देखना पड़ेगा। खिलाड़ी जैसे मैं बताऊं, मैं खिलाड़ी हूँ,
थोड़ा मालूम- शॉर्ट, गोपाल जी शॉर्ट मैं में। खिलाड़ी हूँ, सरकार ने मुझे 2% के कोटा में, स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी दी। मैंने जैसे ही नौकरी मिली, मैंने तो चलो 10-15 साल तक और भी स्पोर्ट्स किया, लेकिन हमारे स्पोर्ट्समैनों को नौकरी मिलते ही वो क्या है कि आजाद हो जाते हैं। नहीं तो नौकरी करते, नौकरी से भी छुट्टी लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन को मतलब छुट्टी मिलती है कि भाई आप जाके प्रैक्टिस करें, हैं? खेलते भी नहीं है। तो इसलिए हमारा मोरल हमें सुधारना पड़ेगा। जब बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं। हाँ जी, बाबूलाल जी के पास में जाना चाहूंगा मैं एक बार। चलिए सर, आपका जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर के साथ में एसोसिएट है, वास्तव में कुछ देख सकते हैं इस बजट में, क्योंकि उम्मीदों का सैलाब वोट में जब तब्दील हुआ तो बजट में भी लोगों को एक उम्मीद थी कि हाँ होना चाहिए, या मानसिक रूप से हम तैयार थे, क्योंकि दो चर्चाएं हमारे बीच जब हुई थी, आप भी मौजूद थे। ये कहा जा रहा था कि ये मोदी 2 का पहला बजट मत कहिए, ये मोदी सरकार का छठा बजट कहिए। तो कहीं कुछ दिख रहा है कि जो उम्मीदें थी वैसे? देखिए, जो उम्मीदें की गई थी वो उम्मीदें, मैं तो कहता ही हूं कि वहां तो कोई खरावट है नहीं। अगर मैं तो अभी बताया कि मैंने कि एग्रीकल्चर की मैं बात करूं तो फसल को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, वो इस नीति में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, कहीं कहीं ये कहा गया है कि महानरेगा को हम इंडस्ट्री से जोड़ देंगे। तो अगर मान लीजिए महानरेगा को इंडस्ट्री जोड़ देंगे तो थोड़ा वो जो रोजगार की कमी आई है, शायद वापस से इंडस्ट्रीज फिर वापस आने की कोई व्यवस्थाएं हो सके। परंतु इसमें कहीं बजट में इन सब बातों की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा कि खाली एक तो पेंशन जो हमारी डिमांड थी वो पूरी की गई है, और दूसरी डिमांड हमारी ये थी कि भाई आप एमएसएमई को आगे बढ़ाओ, बैंकों से सस्ते लोन मिलनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत कार्य इसमें भी किया गया है। परंतु ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एमएसएमई को पूरी बूस्ट करने के लिए कोई बहुत बड़े प्रयत्न किए गए हों। ज्यादा अगर बात करते हैं तो फिर करते हैं निवेश की, कि भाई बाहर का निवेश लाओ या खुद आदमी निवेश करो। अरे खुद ही निवेश करेगा और खुद ही बिजनेस करेगा तो फिर सरकार को क्या पूछेगा। और ये बात हुई भी है, पिछले दिनों में जितने रोजगार सृजित हुए हैं तो सरकार कोई धन्यवाद नहीं ले अपने आप को, सारे रोजगार ऑटोमेटिक ही सृजित हुए हैं। जो लोग कुछ काम थे, किसी ने काम दिया, किसी ने अपनी दुकान खोली, किसी ने क्या किया। आज जैसे जयपुर की बात कर लें तो 7.5 लाख हमारी दुकानें हैं, तो कहां से आ गई? कोई सरकार के पीछे आ गई। अभी सरकार तो उल्टी तलवार लटका के ये खड़ी हुई है कि ये साहब जिसने दुकान कैसे खोली अपने मकान में, अरे नहीं करेगा तो भूखे मरेगा, तुम दे नहीं सकते। तो ये व्यवस्था उल्टी है। तो इसमें भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जो नहीं की गई हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं रेल की बात भी जो आप कह रहे थे कि हमें खुद को भी सुधरना होगा, अरे भाई सुधरना तो होगा। आप स्टेशन की बात करते हो कि हमें स्टेशन सुधारने हैं, हमें अच्छी रेल देनी है, अच्छी रेलें हम देंगे, ऐसा बजट में बोला भी गया है, ट्रैक भी हम सुधारेंगे। पर मैं ये कहता हूं कि मैं तो राजस्थान की बात करूं, 213 करोड़ रुपए खर्च होकर के पड़ी हुई है बांसवाड़ा से रतलाम लाइन, और 165 करोड़ रुपए खर्च होकर के पड़ी हुई है दौसा से गंगापुर सिटी, और 72 करोड़ रुपए खर्च करके पड़ी हुई है पुष्कर से आपके मेड़ता सिटी और आगे। और अभी तक भी हमारी जोड़ने की बात थी जयपुर से गंगानगर, वो नहीं जोड़ी गई। तो कहीं तो ये बात की जाती कि दोहरीकरण कहां कहां राजस्थान में होगा, विद्युतीकरण कहां कहां होगा, इसको कितना कहते हैं कि कितना पिछड़ा हुआ इसको रख रखा है। बूस्ट करने की बात करते हैं कि आप ज्यादा बात करते हैं तो कहते हैं आपके यहाँ पर फ्रेट कॉरिडोर कर दिया ना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आ रहा है, आपका बहुत सारा एरिया इसमें शामिल हो जाएगा, तो बिजनेस ऑटोमेटिक ही बूस्ट होगा। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आएगा तो बिजनेस भी बूस्ट होगा, लोग भी उसमें लगेंगे, नौकरियां भी लगेंगी और सभी तरह की व्यवस्थाएं होंगी, व्यापार भी बढ़ेगा। परंतु मेन जो बात है, आज भी तीज त्योहार पे अगर कहीं भी कहा जाए तो 400-400, 500-500 की वेटिंग चल रही है हर ट्रेन में। तो आपने कहीं बात की कि हम छोड़ दीजिए आप हाईटेक रेलों को और उसको, क्या पैसेंजर ट्रेन चलाने की बात नहीं की आपने ये नहीं कहा कि दिल्ली से जयपुर आने वाला आदमी, इस जो आपने रोड बनाई है वो आज तक हम 250 किलोमीटर भी पूरी नहीं कर पाए हैं। आज 7 साल हो गई, 8 साल हो गई इस 250 किलोमीटर को। और अगर फिर रेलों की बात कर लें, रेलों में फिर कहा जाएगा कि साहब हम बढ़िया ट्रेन लेके आ रहे हैं, बढ़िया ट्रेन दो या नहीं दो। मैं अगर मान लीजिए मेरे घर पे अब जो राखी आ रही है मैं पहुंचना चाहता हूं, कृपा करके इसकी व्यवस्था कीजिए। मैं तो इतनी बात जानता हूं, इससे ज्यादा इसकी बात मैं नहीं जानता। तो ये एक ऐसी तकलीफें हैं, ये ऐसी तकलीफें हैं, ये पूरे इंडिया की तकलीफें हैं। आप
मेरे जो व्यापार की बातें करता हूं, मैंने कहा था भाई कम से कम आप कुछ जो तबका ऐसा हो गया है जो लो कास्ट में नजर आ रहा है, लो मतलब गरीबी की रेखा के नीचे आने लग गया है, उसको आप स्वास्थ्य की योजना दीजिए। पर वो स्वास्थ्य की योजना दी है उन्होंने, परंतु उस अलग से योजनाओं में कोई इसमें वर्णन नहीं किया गया है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे कहा कि जल शक्ति बना दी, बहुत बढ़िया बात है। आज की तारीख में मुझे पानी चाहिए, जयपुर में पानी की कमी है, बीसलपुर सूख चुका है, जयपुर प्यासा, अजमेर प्यासा, दूदू प्यासा और उसके आसपास के जितने भी कस्बे वो प्यासे। तो कहां व्यवस्था है भाई? टैंकर कितने भेज करके कोई चला लेगा काम? तो ये नदियां जोड़ने की जो बात थी, जो कही गई है कि 1 वाटर 1 ग्रिड वाली व्यवस्था हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रिसिटी 1 ग्रिड 1 नेशन वाली व्यवस्था हम कर देंगे, बहुत बढ़िया बात है, कीजिए। परंतु जो बेसिक व्यवस्थाएं हैं उनको भी शामिल करना होगा। ट्रेड को बूस्ट करना है तो किसान को सरसब्ज करना होगा, ये जरूरी है। जब तक किसान सरसब्ज नहीं होगा, उसके खेत पर जब तक क्लीनिंग ग्रेडिंग की मशीनें नहीं लगेंगी, पैकिंग की मशीनें नहीं लगेंगी, तब तक आपका कोई बाजार की कोई उम्मीद मत कीजिए कि हमारा बाजार इतना हाईटेक हो जाएगा और ये हो जाएगा। हाईटेक बाजार तभी होगा जब किसान सरसब्ज होगा। अजय जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं एक बार, एमएसएमई की एक बार वापस में बात करना चाहूंगा। एमएसएमई सेक्टर को लेकर ये माना जा सकता है कि हम बहुत लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे काफी कुछ टिका हुआ है, लेकिन अब की बार इस बजट में जिक्र नहीं था, क्योंकि पिछली बजट में ये कहा गया था कि जब ये फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से बनेगा तो एमएसएमई सेक्टर को बड़ा बल मिलेगा, क्योंकि बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके जो टूल्स हैं वो आज भी जो वर्क पे बहुत सारे लोगों से कराया जाता है, छोटी इंडस्ट्री उनके साथ बढ़ेगी। पर अब की बार इसमें कहीं जिक्र नहीं देखा। देखिए, आपका जो कहना है सही है कि कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर जो फौरी राहत वाली चीजें कही जा सकती है, तुरंत किसी ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए कही जा सकती है, वो नहीं दी गई है। बट कहीं ना कहीं ऐसे शुरुआत पहले वाले बजट के अंदर इसके अंदर ऐसा दिया गया है, जैसे ये भी कहा गया है इस बजट के अंदर कि जो हिंदुस्तान में लोकल लेवल पे अपने प्रोडक्ट्स बनते हैं उनको संरक्षण तो दिया ही जाएगा, साथ में उनको मेन स्ट्रीम में लेके जाया जाएगा और उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनका पेटेंट कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं छोटे उद्योगों को जो कहीं अपने कह सकते हैं गांव में या अपन के दस्तकारी अपने हैंडीक्राफ्ट ये सारे काम होता है, इनको संरक्षण देने के लिए भी कहा गया है। कहा कि ट्राइबल उसमें जो इंडस्ट्री छोटे छोटे उनको हेरिटेज कल्चर में हेरिटेज में लाके और पेटेंट कराया जाएगा और उनको संरक्षित किया जाएगा। तो जो अपन कह सकते हैं कि अगर अपने रूट लेवल के ऊपर अपने छोटे जो उद्योग हैं या उनका कहीं ना कहीं से संरक्षण होगा। बट अभी अगर अपन कहें कि जो अपने को रोजगार सृजन करने वाले, जिसे कहते हैं छोटे रोजगार, जो कहते हैं कि अपन 63% या 73% एमएसएमई सेक्टर है जो हिंदुस्तान के अंदर एक तरह से रोजगार भी देता है, स्वरोजगार भी देता है, जहां पर एक आदमी से लेकर 100 आदमी तक काम करने वाले हैं। अभी उस रोजगार के लिए एक ही कहा गया स्वरोजगार आप करिए, पर उसके अंदर कोई ऐसा रोड मैप नहीं दिया गया है कि भाई एमएसएमई में किया है, आपने कह दिया भाई 350 करोड़ रुपए का हम दे सकते हैं, 2% लोन के दे सकते हैं, पर कौन से ट्रेड सेक्टर्स ऐसे खोले जिनके अंदर अपन ज्यादा जा सकते हैं। सिंगल पॉइंट के लिए विनिवेश के लिए कह दिया गया, पर हिंदुस्तान का प्रोडक्शन कैसे बढ़े, हिंदुस्तान का कंजम्पशन कैसे बढ़े, बाहर कैसे हो, एक्सपोर्ट कैसे हो, इनके लिए अभी कहीं ना कहीं वो सब चीजें अभी इसके अंदर से हमारे को नहीं दिख रही है। और सबसे बड़ी बात जो देखिए, ट्रेड के साथ साथ में हम कहें मिडिल क्लास का सेंटीमेंट, जो भी व्यापार के लिए अगर कह सकते हैं कि आज जो खरीदने के लिए आता है, जहां मास परचेजिंग जिसके लिए होती है वो एक मिडिल क्लास की होती है, उसको बूस्टअप करने के लिए कहीं पे भी हमारे को ऐसा नहीं मिला कि हमारी जो ट्रेड और इंडस्ट्री है, जो छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज है, वो कहीं ना कहीं हमारे आगे के अंदर इसके अंदर बढ़ी जाएगी। इन सब का भी मुझे इसके अंदर अभाव दिखता है और कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं दिया गया कि इस सेक्टर्स के अंदर हम लोगों ने बूस्टअप किया जाए, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे कोई दूसरी चीज हो, कि हम लोग इसको करें और इसके अंदर अपन स्वरोजगार को अपन करें। तो रोजगार नहीं मिल सके, गवर्नमेंट रोजगार नहीं मिल सके, पर यहाँ पे अपन अपनी ट्रेड इंडस्ट्री को आप लोग नया अपना दुकान खोल सकते हो, ऐसा कोई भी अपने को रोड मैप नहीं है। चलिए रामपाल जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, थोड़ा शॉर्ट में मैं चाहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए अभी बाबूलाल जी ने कहा कि इसको बूस्टअप करने की आवश्यकता है, एमएसएमई के साथ में एग्रीकल्चर को जोड़ने की कई बार इस तरह की बातें आती है, वो कैसे रोड मैप बन सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है, नरेगा के साथ में भी जोड़ने की बात आती है। ये कुछ ऐसी चीजें मान सकते हैं कि क्लस्टर के जरिए हो सकता है कि जो लेके व्यापारी काफी लंबे समय से बातें करते आ रहे हैं, शायद उसमें जुड़े। योगेंद्र जी, लंबे समय से बात हो रही है नरेगा को कृषि से जोड़ा जाए
जी। और ये हमने तो मांग उठाई, लेकिन हमारे साथ भारत सरकार का कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसने 2011 में, 12 में, 13 में रिकमेंड किया, और वो रिकमेंड किया उसके बाद में भी जो स्थिति जहां थी वहीं है, उससे आगे नहीं बढ़ी। इसलिए जो कृषि में रोजगार का के अलावा जो मजदूरों का संकट आया, उसको हल करने के लिए कोई एफर्ट्स कहीं से भी नहीं किए गए। दूसरा, जब 7वां वेतन आयोग आया, उस समय हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो अर्थशास्त्र के अनुसार वो सही बात है, मैं भी आज उससे सहमत हूं। उन्होंने कहा भाई हमने तो 7वां वेतन आयोग इसलिए लाया है, इससे लोगों की जेब में पैसा आएगा, मार्केट में जाएगा, मार्केट में जाएगा, मांग बढ़ेगी। तो हम कह रहे हैं भाई जब आप 5% लोगों की जेब में पैसा ला रहे हो, वो तो स्वागत योग्य लाओ, लेकिन जो 75% उनकी जेब में भी तो लाओ। और जैसे आप 80% जेब में पैसा लाओगे, एकदम पूरी अर्थव्यवस्था बूस्टअप हो जाएगी, वो आप करना चाहते नहीं। इसलिए एक चीज और जो हम बात करते हैं लगातार उद्योगों की, इस देश में एक गांव में औसत 10 उद्योग थे, जहां उत्पादन होता था वहीं उद्योग था, इसलिए शुद्ध खान पान था, तेल में मिलावट नहीं थी। आज तो सरसों का तेल में जो है ना बेचारे व्यापारी वो परेशान है, उनको मिलाना पड़ता है 25% जो है ना पाम ऑयल, क्योंकि उसको विदेश से मंगा रहे हैं। इसलिए भाई ये जो शुद्ध खान पान की जगह हमको धकेल दिया मिलावट की ओर, इसका सबसे बढ़िया इलाज था गांव में उद्योग हो, हर गांव बने औद्योगिक क्षेत्र। तो जितने भी कृषि आधारित उद्योग है उन सबको गांव में लगाओ, तो एक पूरे देश में 70 लाख इंडस्ट्री पैदा हो जाएगी, रोजगार मिलेगा, लोगों को जेब में पैसा आएगा, तो उसे और बढ़े ना। तो हम बढ़ना चाहते नहीं, हम किधर बढ़ना चाहते हैं? हिंदुस्तान के किसान को मारो, हिंदुस्तान के व्यापारी को भी मारो, और यहां के केवल कुछ जो धन्ना सेठ है बड़े, जो सरकार की सहायता में खड़े रहते हैं, उनके लिए टेंट लगवाते हैं, उनकी व्यवस्था करोड़ करोड़ रुपए एक सभा में, उनकी चिंता करो। और अब उनको भी किनके साथ जोड़ो? विदेशी निवेशकों के साथ। इसलिए हमारी कुल मिलाकर चिंता किधर चली गई? अब हम चले गए विदेशी निवेशकों के। तो हम जर्मनी में क्या है, हम जापान में क्या है, हम अमेरिका में क्या है, सब जगह आश्वासन दे आओ पधारो हमारे देश। तो उन जो पधारो हमारे देश, उनकी चिंता क्यों कर रहे हो भैया? यहां जिसको पूंजी लगानी होगी, पूंजी वाला समझता है यदि उसकी पूंजी एक्टिव नहीं हुई तो उसकी पूंजी बेकार है, तो वो तो खुद ही उसका एक्टिव चाहेगा, खुद ही क्रियाशील पूंजी चाहेगा। तो क्रियाशील पूंजी के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, खुद पूंजी वाला आपका हाथ जोड़ो, ऐसी स्थिति पैदा करो ना। आप पॉलिटिक काम कर रहे हो। सियाग साहब आपके पास आना चाहूंगा, बहुत ही कम समय में मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात एजुकेशन की जा रही है। एजुकेशन में कुछ मॉडल्स ऐसे आए सामने, लेकिन हमारे यहां विचारधारा आड़े आती है सरकारों की, वहीं पे आकर के सबसे बड़ी दिक्कत आती है। गुणवत्ता की बात की जा रही है, पॉलिसी भी लाई जाएगी, पॉलिसी का रोड मैप कैसा होगा, क्या होगा, हालांकि कहा तो जा रहा है कि कुछ उसके क्लूज देना शुरू कर दिया गया है। तो वास्तव में अब समय आ गया है कि जो पॉलिसी आ रही है उससे क्वालिटी एजुकेशन पे इजाफा होगा। जो पॉलिसी है वो क्लू नहीं, वो पॉलिसी पूरा उसका डॉक्यूमेंट सरकार ने जारी कर दिया है, और वो पॉलिसी बिल्कुल जो शिक्षा को आगे बढ़ाने वाली पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उस पॉलिसी में शामिल कर दिया गया है कि शिक्षा को पीपीपी मोड की तरफ बढ़ाया जाए, और जो सार्वजनिक क्षेत्र में जो शिक्षा है उसको धीरे धीरे कम किया जाए। उसमें क्योंकि बजट में है, ये बोला गया है। हाँ, बिल्कुल बोला गया है। हाँ। इसलिए जो पॉलिसी है मैं समझता हूं उसमें भी समस्या है। और दूसरी एक जो आप बात कह रहे हैं कि राजनीति आड़े आ रही है, असल में एक बहुत बड़ी समस्या है कि शिक्षा क्षेत्र में राजनीति आड़े आती है, इसलिए राजनीति को शिक्षा से अलग करना बहुत जरूरी है। किस रूप में, मैं ये नहीं कहता कि राजनीति बिल्कुल अलग हो सकती है, क्योंकि जो सरकार है वो अपनी नीतियों को लागू कराने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करती है, ये यहां तक कुछ समझ में आ सकता है। लेकिन शिक्षा को हम लोगों को जागरूक करने की बजाय उनमें एक संविधान जो हमारा बना हुआ है उसके तरह की समझ पैदा करने की बजाय हम उसकी उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। हमारे संविधान में लिखा है कि लोगों की जो समझ है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें पैदा होना चाहिए, और हम हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ाते हैं। आज 10 गणित जैसा विषय आपको मैं बताऊं, हमारे राजस्थान के अंदर पिछली सरकार ने लागू किया, ये सरकार भी वही पढ़ा रही है हमसे। गणित के अंदर हम पढ़ाना शुरू यहां से करते हैं कि पुरी के शंकराचार्य ने तपस्या की 8 साल, और उस तपस्या से उनको सूत्रों की अनुभूति हुई और उससे सूत्र पैदा हुए। अब ये अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम समझते हैं कि हम बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा नहीं कर रहे, उनमें खूब मंडूकता पैदा कर रहे हैं। और ये राजनीति, अगर ये राजनीति है तो बहुत बुरी राजनीति है, इस तरह की राजनीति को बिल्कुल हटाना चाहिए, और तथ्यों के आधार पर और जो शिक्षाविदों की उसके आधार पर आगे। मैं विजय साहब आपके पास आना चाहूंगा।
कुछ चीजें ऐसी निकल करके आई हैं जिसपे सवाल खड़े हो रहे हैं। देखो, अब बात हो रही थी, ये जो डेडिकेशन है, ये पूरा बजट जो है, आप देखो गांव, गरीब और किसान, उसकी डेफिनेशन क्या है, गांव, गरीब और किसान। तो ये जो हमारे रामपाल जी कह रहे थे, मैं इनके सामने कह रहा हूं कि ये तो फोकस ही पूरा बजट जो है वो गांव, गरीब और किसान को है। 10,000 क्लस्टर, वो कहां लगा रहे हैं, क्लस्टर कहां लगते हैं, जहां कोई चीज पैदा हो रही है, 100 क्लस्टर, सॉरी, हाँ, और 75,000 स्किल्ड एंटरप्रेन्योर वो तैयार कर रहे हैं। वो किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ एग्रो बेस्ड इसके लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो बेसिकली जो 75,000 वो अगर एंटरप्रेन्योर्स स्किल्ड तैयार कर रहे हैं, वो किसके लिए करेंगे कि वो जो गांव के अंदर कोई भी पैदावार हो रही है या जो प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे इंडस्ट्री लगे और वहीं पे वो प्रोसेस हो, उससे उसकी कॉस्ट कम हो और किसान को ज्यादा फायदा मिले, उसके लिए ये काम किया जा रहा है। तो अगर आप ये बात कहेंगे कि भाई ठीक है, अभी तक जो चल रहा था, अभी आप कह रहे हो अमीर की लिए बात करते हैं, अंबानी की बात करते हैं, अडानी, मैं मानता हूं कि पिछले 5 सालों में इस चीज को सभी भूल गए हैं कि ये जो सरकार, मोदी सरकार है, ये सिर्फ नीचे के तबके के लिए काम कर रही है। खुद प्रकाश करात ने कहा था कि इसमें कॉर्पोरेट सेक्टर को कुछ नहीं दिया गया। ये स्टेटमेंट मार्क्सवादियों के थे। तो ये सरकार के लिए अच्छी बात है, बट मैं ये कहता हूं कि आज जो अनिल अंबानी की बात जो कह रहे थे कि 30,000 करोड़ रुपए लेके भग गया, आज उसकी हालत क्या है? अगर उसके पास 30,000 करोड़ होते तो आज उसकी एक एक फैक्ट्री बिक रही है। आज उसका रिलायंस का जो ऑफिस है वो बेचने में निकाल रहा है, वो दीवार इंसोल्वेंसी में चले गए हैं। तो ये कहां की बात है? ये मतलब आरोप जो लगाना है बड़ी। आज अगर अडानी की बात करता है और वो एंटरप्रेन्योर है, अगर वो आज आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जनरेट कर रहा है, क्या बुराई है? रतन टाटा है, अगर ये टाटा मोटर्स है, अगर ये काम कर रहे हैं और नई चीज लाते हैं, ये एक्चुअली बेसिकली आज जितने भी है, आज मैं बताऊं मुकेश अंबानी है, कितने आदमी को रोजगार दे रखा है? आज टाटा है, कितने आदमी को रोजगार दे रखा है? तो उनको बढ़ावा देना चाहिए, नो डाउट, इसमें बताइए। बट आप जो बात कह रहे थे, जैसे पूछकर भाई अनिल अंबानी, अब अंबानी में तो अनिल अंबानी भी आता है, उसकी हालत क्या है? तो ऐसा नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बट अगर कोई आदमी अगर प्रोडक्टिव काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना पड़ता है। 2 चीज मैं और बताऊं योगेंद्र जी आपको, इनकम टैक्स में 2 चीज हुई है। आपको पहली बार आपको सही तो किसी का ध्यान नहीं गया होगा, इस बात प्री फिलिंग, अगली साल से प्री फिलिंग आपकी रिटर्न आएगी। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया हो, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, चाहे म्यूचुअल फंड बेचा हो, चाहे शेयर के ट्रांजेक्शन की हो, जो आज तक आप रिपोर्ट नहीं करते थे, वो ऑटोमेटिकली आपकी रिटर्न में आएंगे। ये बहुत बड़ा चेंजेज है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा। ये आज की तारीख में हमारा जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा था, जो 148 आ रहे थे, 147 आ रहे थे, वो सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि शो मोटो आज जहां से भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वहां से पेन से आधार हो गया, चाहे पेन और आधार, और ये इंटरचेंजेबल हो गए। अब आप देखो कि सरकार क्या कर रही है, जहां भी आपका टैक्स रेवेन्यू लीकेज हो रहा था, उन सबको बचा लिया है। दूसरी चीज है आपका ई असेसमेंट। सर विजय साहब, एक बात मैं कहना चाहूंगा, हालांकि समय नहीं है अभी। आपने कहा कि टैक्स लीकेज को तो रोक रहे हो, लेकिन जो ऑनलाइन हम डिजिटल पेमेंट की तरफ जा रहे हैं, उसमें जो चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रही है, उसको रोकने के लिए अभी तक ना कोई कमीशन का जिक्र है, ना कुछ है। हमें ये कहा जाता है कि आपने ओटीपी बताया होगा। सब ओटीपी का क्या, अभी तो लोग ऐसे क्लोनिंग करके निकाल रहे हैं पैसे, आपके ओटीपी की भी आवश्यकता नहीं है उनको। देखो, मैं एक बात बताऊं, नो डाउट आज जो आपके पास इतने सारे ऐप हैं जिससे आप काम कर सकते हो, तो सरकार यही कहती है कि जो बिल्कुल सेफ ऐप है उसको आप सर उसका कैसे पता लगे? बैंकर जो है, एक बैंक कर्मचारी सिविल लाइन्स में बैठा हुआ है ब्रांच के अंदर, उसका पुणे में 47,000 रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। ट्रांजैक्शन ऐसे होता है सर, वैसे नहीं होता। रिकवरी है नहीं। आपको क्या होता है बेसिकली, मैं आपको बताता हूँ क्रिमिनल इसमें क्या सिमिलिटी। और एक्चुअली अपन क्या करते हैं कि जो जिस तरीके से बैंक की साइट है ना, सेम पैटर्न पे वो एक्चुअली आ जाते हैं और उनसे वो पासवर्ड ले जाते हैं। जब आप टाइप करोगे तो पासवर्ड आपने टाइप कर दिया और वो हैक हो गया। विजय साहब, समय कम है, एक बार श्याम जी से मैं एक आखिरी बस 1 मिनट का वक्त इनको देना चाहूंगा। श्याम जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। ओवरऑल अगर हम देखें, इसमें विजनरी बजट कहा जा रहा है, गांव को बताया जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात कही जा रही है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात की जा रही है। वास्तव में हमेशा कहा तो बजट पे यही जाता है, लेकिन कितना भरोसा किया जाना चाहिए बजट? योगेंद्र जी, मैं इस बजट में यहाँ पर अपन ने चर्चा ही नहीं की, सरकारी संपत्ति को, सरकारी जमीनों को बेचने का जो निर्णय किया है, वो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकारी संपत्ति बेचने का मतलब है कि आपका, जब आप कंगाली की ओर जाते हैं और आप अपने घर की संपत्ति को बेचना शुरू करते हैं, तो आपका समृद्धि नहीं होगी,
उससे आप देखो विजय वर्गीय जी, क्योंकि आप तो पार्टी के हो, आप वही कहोगे जो आपकी पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि शिक्षा का निजीकरण करने की बात हो रही है। शिक्षा का निजीकरण आप देखिएगा कि आप गरीब के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आप इतनी फीस लेकर के वो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आपको सरकारी एजुकेशन को सुदृढ़ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप गांव में नहीं दे सकते हो। गांव में आपका निजी, अरे आप सुनिए सही विजय वर्गीय जी, आप देखिएगा जहां आपकी संपत्ति बिकेगी आप कंगाली की ओर चले जाओगे। आपके पास वही तो संपत्ति है और बेच दो, और बेचोगे किसको, ये आपको पता है कि आपको जो फायदा देगा उसको सरकारी संपत्ति बिकेगी। राजस्थान में नहीं, आपने काली सिंध वगैरह बेचने की बात कही थी, रोके ही नहीं कांग्रेस सरकार ने। आप क्यों बेचना चाहते थे? क्योंकि अडानी का वहां पर प्लांट है दूसरा, उसको देना चाहते थे। अंदर से कुछ है, बाहर से कुछ है। बजट में आपने दिया कुछ नहीं, लेने का प्रयास बहुत कुछ किया है। विजय साहब बहुत परिवर्तन आया, ऊपर के स्तर की चीजें विजय साहब क्या कह सकते हैं इसमें? खामोश। चले, तो आपने बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बजट पे इतनी चीजों को लेकर के आपने चर्चा में जुड़े, उसके लिए मैं आभारी हूं आप सभी का। तो बजट 2019-20 हमारी खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। मुझे साहब को तो यही कहना चाहिए।